गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। मैं रोहित बालियान आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सेक्शन पे स्वागत करता हूं। जैसे कि इंग्लिश ग्रामर की अभी तक 5th क्लास हो चुकी है, 5 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज जो है वो 6th क्लास है ग्रामर की, और इसमें हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में वो पढ़ रहे थे प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में हमने इससे लास्ट क्लास में क्या देखा था कि प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन के टाइप हमने स्टार्ट कर दिए थे। उसमें हमने सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था। पर्सनल प्रोनाउन में मैंने एक टेबल के थ्रू आपको बताया था कि किसी भी तीन बताए थे मैंने, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के और थर्ड पर्सन के, तीनों की सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव, एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन सारी बहुत डिटेल्ड में बताई थी। उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन होने के बाद हमने पढ़ा था रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और जब रेसिप्रोकल के बाद थर्ड पढ़ा था हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एंड लास्ट में जो पढ़ा था फोर्थ वो था इंडेफिनिट प्रोनाउन। मतलब हमने अभी तक 4 प्रोनाउन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो जो आज का जो सेशन होने वाला है वो प्रोनाउन को आगे पढ़ेंगे कि जो 5th टाइप जो है नाउन का वो कौन सा है, उनके यूजेस क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि सर आप नाउन कंप्लीट हो गया है तो उसकी प्रैक्टिस करा दीजिए। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जैसे ही हमारा नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव तीनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद एक महामैराथन रखेंगे तीनों टॉपिक की। उसके अंदर मैं आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो सारे सोल्व कराऊंगा। जितने भी अब तक नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, जब तीनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे उससे रिलेटेड करेंगे कि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है और हमारे पढ़ाए हुए में से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, रूल्स वही एज इट इज़ मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, बार बार कमेंट मत कीजिए कि सर आप प्रैक्टिस करा दीजिए। जैसे अब प्रोनाउन आज के उसमें हम ख़त्म कर देंगे तो इसमें ये मत करना कि सर आप इसकी प्रैक्टिस करा दीजिए। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जैसे ही हमारे तीनों टॉपिक कंप्लीट हो गए, नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, उसके बाद हम खुद ही एक महामैराथन क्लास के नाम से लेके आएंगे। उसमें क्या करेंगे कि तीनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी रहेंगे और उससे अलग हम खुद के भी प्रैक्टिस क्वेश्चन उसमें रखेंगे, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सिर्फ अभी नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव तीनों टॉपिक अच्छे से पढ़िए और ये ध्यान में रखते हुए पढ़िए कि इससे रिलेटेड यदि हमारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तीनों से तो हमको नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलो तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने 4 टाइप पढ़ लिए थे, अब 5th टाइप पढ़ेंगे प्रोनाउन का। 5th टाइप जो है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है या कैसे इसको यूज़ करते हैं, इसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन भी बोलते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, अब ये देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। दोनों का मीनिंग एक ही है। सबसे पहली बात, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो एक तरह से स्वयं को या अपने आप को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा? स्वयं को या अपने आप को। एक तरह से यदि मैं कहूँ तो ये या तो स्वयं को डिनोट करेगा या खुद को। मतलब अपने आप को डिनोट करने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ आ गया? काफ़ी से क्वेश्चन अभी तक नहीं देखने को मिले हैं यूपी टेट में, एक आधा क्वेश्चन अभी तक आया है, बट फिर भी हम इसको नहीं छोड़ने वाले, इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो 2 तरह से यूज़ करते हैं भाई, एक तो सिंगुलर फॉर्म में और एक यूज़ करेंगे हम इसको प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, तो जब सिंगुलर फॉर्म होगी तो उसमें
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए हम SELF सेल्फ यूज करेंगे और प्लूरल बनाने के लिए SELVES सेल्फ्स यूज करेंगे। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव, अब प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो प्रोनाउन के एंड में ही सेल्फ हम जोड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो मान लो मैंने लिखा हिम क्या है, ऑब्जेक्ट फॉर्म है और उसके बाद सेल्फ ऐड कर दिया, हिम सेल्फ। हर है तो हर के बाद क्या कर दिया, सेल्फ जोड़ दिया। ठीक है, इट है, इट के बाद क्या यूज ऐड कर दिया, सेल्फ यूज कर लिया। ठीक है, माई है, माई है, SELF इसमें ऐड कर दिया। इसी तरीके से यदि मैं बात करूं योर है तो इसमें हम SELF ऐड कर देंगे। ठीक है, या एक वर्ड वन होता है तो वन सेल्फ, तो इस तरीके से हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सिंगुलर में यदि कोई आएगा तो SELF ऐड करेंगे, और यदि प्लूरल आ गया मतलब जैसे आर है, OUR, इसके साथ SELVES ऐड कर दिया, आर सेल्फ हो गया। दैम प्रोनाउन होता है THEM दैम, इसके साथ भी SELVES, या योर सेल्फ ऐसे भी इसको लिख सकती है। ठीक है, तो ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। जब कभी भी स्वयं की बात आएगी या अपने आप की बात आएगी तो अपने आप मतलब अपने आप की बात आएगी तो तब क्या यूज़ करेंगे, वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, उसमें सिंगुलर में SELF यूज़ करते हैं और इसमें प्लूरल में SELVES यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो ये देख लिया आपने कौन कौन से हैं। अब जो ये हम पढ़ रहे हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ कहाँ होते हैं। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में जस्ट नाउन या प्रोनाउन के बाद यूज होंगे, या कोई सेंटेंस जब कंप्लीट हो जाएगा तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन पे स्ट्रेस को मतलब स्ट्रेस डालने के लिए, जोर डालने के लिए हम इन वर्ड्स का यूज करेंगे। मतलब एम्फेटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड जस्ट आफ्टर नाउन या प्रोनाउन और after complete the sentence to put the stress on noun or pronoun। नाउन और प्रोनाउन पे स्ट्रेस डालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करेंगे। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। मान लो मैंने एग्जांपल नंबर 1 लिखा, द टीचर ने हिमसेल्फ स्वयं लिफ्टेड मतलब उठा लिया। द टीचर हिमसेल्फ लिफ्टेड मी इन हिज लैप मतलब टीचर ने मुझे अपनी गोद में स्वयं उठा लिया। मैंने क्या बताया था, कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, अभी बोला भी है, रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होगा वो जस्ट नाउन या प्रोनाउन के बाद यूज होगा, या सेंटेंस जब कंप्लीट सेंटेंस के बाद होगा, टू पुट द स्ट्रेस ऑन द नाउन या प्रोनाउन। तो अब ये देखिए, ये सब्जेक्ट है, एक तरह से नाउन है, तो नाउन के बाद हमने हिमसेल्फ यूज किया है। तो ये जो हिमसेल्फ है ये क्या है, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये एक एग्जाम्पल होगा, कभी भी नाउन या प्रोनाउन के बाद जब भी हम यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को तो वो इस तरीके से करेंगे जैसे मैंने इसमें सेंटेंस में लिखा है। ये मैंने नाउन के बाद लिखा, अब एक प्रोनाउन के बाद लिखते हैं। मान लो मैंने लिखा आई माई सेल्फ। अब मैंने क्या लिखा, आई है तो आई मी माई माइन। मैंने एक सीरीज भी बताई थी जो पर्सनल प्रोनाउन में बताया था। तो आई माई सेल्फ हैव डन ऑल दिस वर्क। ठीक है, समझ आ गया क्या लिखा, आई माई सेल्फ हैव डन ऑल दिस वर्क। अब इसमें क्या है, इसमें जो आई है, आई क्या है, ये है प्रोनाउन।
प्रोनाउन ही तो है, आई एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है। तो अब इसके बाद हमने क्या यूज किया, ये यूज किया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो मैंने स्टार्टिंग में ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब आपको पढ़ाया तो क्या बताया था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, या तो हम किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद यूज करेंगे। ठीक है, मैंने 3 चीज बताई थी, या तो किसी नाउन के बाद यूज करेंगे या किसी प्रोनाउन के बाद यूज करेंगे, या तीसरी चीज मैंने क्या बताई थी कि किसी सेंटेंस के कंप्लीट होने के बाद नाउन या प्रोनाउन पे स्ट्रेस, मतलब क्या डालने के लिए, जोर डालने के लिए हम क्या यूज करें, एम्फेटिक प्रोनाउन या क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए ये तीसरे टाइप का देखते हैं। ठीक है, अब 2 टाइप हो चुके हैं जो मैंने बताए आपको कि एक तो नाउन के बाद, एक प्रोनाउन के बाद, अब आ गया कंप्लीट सेंटेंस के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करेंगे। ही डिड ऑल वर्क हिमसेल्फ, मतलब उसने SELF, तो क्या गया, ही डिड उसने किया, ऑल वर्क सभी कार्य, हिमसेल्फ स्वयं, उसने सभी कार्य स्वयं किया। तो इसमें क्या बताया, इसमें बताया है कि जो ये हिमसेल्फ है ये क्या है, एक एम्फेटिक प्रोनाउन है, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसको मैंने कहाँ यूज किया, इसको यूज किया सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में। तो जब मैंने इसकी स्टार्टिंग में ही अभी डेफिनेशन बताई, यस के बारे में बताया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ बताई थी कि जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है तो वो क्या होता है, इज यूज्ड जस्ट आफ्टर नाउन और प्रोनाउन। पहला एग्जाम्पल नाउन के बाद है, दूसरा एग्जाम्पल प्रोनाउन के बाद है, और आफ्टर कंप्लीट द सेंटेंस, मतलब किसी भी सेंटेंस के खत्म होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, किस लिए, टू पुट द स्ट्रेस ऑन नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन पे स्ट्रेस डालने के लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे वही क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। ठीक है, चलो इसके बारे में और थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं कि ये क्या होता है। 1-2 रूल हो रहे हैं इसके जो कभी आ जाते हैं, तो उस चीज़ को और पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होता है, ये पहला था, अब दूसरा देखते हैं। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो नाउन मतलब ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए भी यूज करते हैं। मतलब किसी सेंटेंस के अंदर यदि हमें ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करना है तो उस केस में भी हम इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल लिखता हूँ, वी enjoyed the movie last night, मतलब हमने जो लास्ट नाइट मूवी देखी थी उसको एंजॉय किया, तो वी enjoyed, हमने एंजॉय किया द मूवी को लास्ट नाइट, पिछली रात। अब देखिए ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ये लिखा है विदाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किए, सेंटेंस नंबर 1। अब इसी सेंटेंस को क्या लिखते हैं, we enjoyed ourselves, ठीक है, we enjoyed ourselves, भाई सभी होंगे तो प्रोनाउन होगा, we enjoyed ourselves with our friends द मूवी लास्ट नाइट, ठीक है, लास्ट नाइट मतलब हमने, अब हम सभी ने वी enjoyed ourselves with our friends, या इसको भी यूज नहीं, इसको यूज मत करो, सिंपल इतना लिख लो, वी enjoyed, हमने एंजॉय किया, भाई हाँ तो मैंने लिख ही दिया कि द मूवी, मतलब हम सभी ने मूवी को एंजॉय किया। अब इसमें लिखते हैं वी enjoyed, हमने एंजॉय किया, ourselves स्वयं, with our friends लास्ट नाइट, मतलब
मूवी ना एंजॉय करके हमने क्या किया। अब इसमें क्या है, सिर्फ मैंने क्या ऐड किया, आवर सेल्व्स यूज किया। तो वो कहाँ यूज किया भाई, ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके दो चीज हमने पढ़ी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो उसमें एक तो सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। सिंगुलर में SELF ऐड करते हैं और प्लूरल में SELVES यूज करते हैं। ठीक है, एक ये पढ़ा कि जो ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो हमेशा क्या होती है, जो फॉलो करेगी किसको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। मतलब सर्टेन वर्ब्स आर यूजुअली followed by रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मतलब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को क्या करेगी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के द्वारा क्या होगी, फॉलो होगी। कुछ सर्टेन वर्ब्स है जिनको हमको याद रखना है कि उसके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है मोस्टली। जैसे एक वर्ड होता है इंट्रोड्यूस, मतलब इंट्रोड्यूस करते हैं जब एक खुद को किसी के सामने या कोई किसी के सामने भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, उसके साथ भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। या प्रिपेयर, जब हम प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, या रिजाइन, जब हम अपना रिजाइन देंगे तो खुद ही तो देंगे। तो जब स्वयं की बात आएगी, जब अपने आप की बात आएगी तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। या एब्सेंट होगा, या अभी मैंने एक वर्ड लिखा था इंजॉय, जब हम इंजॉय करेंगे तब भी क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। या डिवोट एक वर्ड होता है, डिवोट, उसके बाद भी हम मोस्टली क्या यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक वर्ड होता है अवेल और एक वर्ड होता है एंगेज। ठीक है, ये वर्ड कुछ ऐसी वर्ब्स होती है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के थ्रू के द्वारा फॉलो होगी। आपको याद रखना है इनको, ये वर्ब, ये सभी वर्ब्स आपको याद करनी है कि इंट्रोड्यूस, इसमें से जो मेन है, इंट्रोड्यूस है, इंजॉय है, रिजाइन है और अवेल है। ये 3-4 ऐसी वर्ब्स है जो मोस्टली क्वेश्चनों के अंदर, सेंटेंस के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो आपको ये याद रखनी है कि जो ये वर्ब्स हैं इनके ये फॉलो करती है किसके थ्रू, ये करती है किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के द्वारा फॉलो होती है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मैंने लिखा, पहला एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि ही इंट्रोड्यूस्ड, उसने इंट्रोड्यूस कराया मी, मुझे, टू द टीचर, टीचर से, टू द टीचर। ठीक है, या कुछ भी यूज कर सकते हैं, टू द प्रिंसिपल, टू द अंकल। ठीक है, तो ही इंट्रोड्यूस, उसने इंट्रोड्यूस कराया मी, मुझे, टू द टीचर। मतलब उसने टीचर से मुझे क्या कराया, इंट्रोड्यूस कराया। एक सिंपल सेंटेंस लिखा। और मान लो ये क्या है, अब मैं लिखता हूं ही इंट्रोड्यूस्ड, इसमें से मैं मी नहीं लेता, बस सिर्फ टू द प्रिंसिपल, टू द टीचर मैंने ये लिखा कि ही इंट्रोड्यूस्ड। अब इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, यहाँ तो मैंने मी ऐड किया, यहाँ पे मैंने मी ऐड नहीं किया। सिंपल सा लिखा ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू द टीचर, ही इंट्रोड्यूस्ड टू द टीचर। अब जो नीचे का जो सेंटेंस है ये क्या है, ये अनकम्प्लीट है। क्यों भाई, उसने इंट्रोड्यूस कराया टीचर से, किसे इंट्रोड्यूस कराया, मुझे कराया, किसी और को कराया, तो अभी ये क्या है, अनकम्प्लीट है, मतलब ये अभी कंप्लीट नहीं है। तो मैंने ऊपर क्या बताया था कि जब कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट की कमी को दूर करने के लिए भी यूज करते हैं। तो इसलिए जो ही है, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हिमसेल्फ। यदि मैं यहाँ पे हिमसेल्फ यूज कर लूँ,
हिमसेल्फ ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, हिमसेल्फ ऐड करने के बाद ये मीनिंग देगा कि मतलब उसने उसको टीचर से इंट्रोड्यूस कराया। अब इसकी जो सेंस है ये कंप्लीट हो गई, ठीक है। सिर्फ ये हिमसेल्फ ऐड करने से ही अब इसकी सेंस पूरी हुई है। तो जो मैंने बताया था कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो ऑब्जेक्ट की कमी को भी दूर करने के लिए यूज करते हैं। तो इन सेंटेंस से आपको क्लियर हुआ कि कैसे हमको यहाँ पे हिमसेल्फ यूज किया, क्योंकि भाई उसने उसको टीचर से इंट्रोड्यूस करा। किसको करा, उसको, तो इसलिए हिमसेल्फ, खुद भाई हिमसेल्फ होता है स्वयं, स्वयं को टीचर से उसने क्या कराया, इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। तो ये था आपका टाइप नंबर 5 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ। अब तक हमने 5 पढ़ लिए हैं, 5 प्रोनाउन पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं 6 होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है, इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है इसमें कुछ वर्ड्स होंगे जिसके साथ फिक्स वर्ब यूज करेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे और उसके साथ वर्ब्स कौन सी यूज करेंगे। मान लो मेरे पास वर्ड है आइदर ऑफ, या मेरे पास वर्ड है नाइदर ऑफ। ये 2 वर्ड है मेरे पास, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। ये आएंगे किसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। इसी तरीके से एक वर्ड होता है एनी ऑफ और एक वर्ड होता है एनी वन ऑफ, ठीक है। इसी तरीके से एक वर्ड होता है एवरी वन ऑफ, ठीक है। आपको ये याद रखने हैं कि कौन सा वर्ड मैं लिख रहा हूं, और एक वर्ड होता है नन ऑफ, ठीक है। ये मैं इसको ऐसे क्यों लिख रहा हूं, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि इनमें डिफरेंस क्या है, कहां पे इनका यूज हमको करना है। तो ऊपर लिखा आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, 2 तो अलग लिखे हैं मैंने, 4 लिखे एनी ऑफ, एनी वन ऑफ, एवरी वन ऑफ और नन ऑफ। और 2 वर्ड और होते हैं, एक वर्ड होता है ईच ऑफ और एक वर्ड होता है वन ऑफ। क्या होता है, ईच ऑफ और वन ऑफ, ये 2 वर्ड और होते हैं। अब इनको मैंने किस लिए लिखा, इसलिए मैं इसमें लिखा है कि जो ये सिलेक्शन के लिए यूज करेंगे, इन सभी वर्ड्स को सिलेक्शन के लिए यूज करेंगे। अब जो ये मैंने 2 वर्ड लिखे हैं ये करेंगे सिलेक्शन 1, मतलब एक का सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन ऑफ 1 फ्रॉम 2। मतलब जब कभी 2 में से एक का सिलेक्शन करना होगा तो हमें आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। पॉजिटिव सेंस होगी तो आइदर ऑफ, निगेटिव सेंस होगी तो नाइदर ऑफ यूज करेंगे। जब कभी भी हमें 2 में से एक का सिलेक्शन करना होगा तो हमें आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ यूज करेंगे। अब ये जो 4 वर्ड लिखे हैं ये है सिलेक्शन ऑफ 1 फ्रॉम मोर देन 2, मतलब जब कभी 2 से अधिक में से यदि हमको सिलेक्शन करना है, यहां मैंने 1 लिखा है, यहां पे लिखा है मोर देन 2, तो जब कभी 2 में से एक का सिलेक्शन करना होगा तो आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, और जब 2 से अधिक में से सिलेक्शन करना होगा तो ये 4 वर्ड हम यूज करेंगे। जो नीचे के वर्ड लिखे हैं ये क्या है, ये सिलेक्शन करेंगे 1, ये भी सिलेक्शन तो 1 का ही करेंगे, सिलेक्शन ऑफ 1, सिलेक्शन ऑफ 1 फ्रॉम 2 या मोर देन 2, मतलब ये दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। मतलब 2 में से भी एक का सिलेक्शन करने के लिए यूज कर सकते हैं या मोर देन 2 में से भी एक का सिलेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। बस सिर्फ आपको क्या करना है, उसमें उसकी सेंटेंस की सेंस देखनी है कि वो कह क्या रहा है, ठीक है, ठीक है।
तो अब जो ये चीज़ें हैं आइदर ऑफ नाइदर ऑफ आपको समझ आ गई होगी। जब कभी भी सेंटेंस में दो में से एक चुनना होगा तो इनको यूज करेंगे, दो से अधिक में से सिलेक्शन करना होगा तो ये वर्ड यूज करेंगे। ये नीचे के दो वर्ड है ईच ऑफ, वन ऑफ, ये हमेशा दो या दो में से अधिक दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। इनके साथ क्या है, इनके साथ हमेशा जितने भी ये वर्ड लिखे हैं मैंने, भाई ये जितने भी मैंने वर्ड लिखे सारे, जितने भी ये वर्ड लिखे इनके साथ मतलब यदि मान लो मैं कोई नाउन यूज़ कर रहा हूँ या कोई प्रोनाउन यूज़ कर रहा हूँ, वो क्या होगी, ऑलवेज प्लूरल। मतलब हमेशा इनके इन वर्ड के साथ यदि आपको कहीं पे भी कोई नाउन दिखे या प्रोनाउन दिखे वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। प्लस यदि मैं वर्ब की बात करूं, वर्ब की बात करूं तो वर्ब आएगी सिंगुलर। याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि इनके साथ कोई नाउन या प्रोनाउन मिलेगा तो वो आएगा प्लूरल में, ऑलवेज प्लूरल, ऑलवेज इन प्लूरल। और यदि मैं बात करूं वर्ब की तो हमेशा आएगी सिंगुलर। और इसके साथ एक वर्ड और यूज होता है, वो क्या होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। यदि कहीं पे भी इनके साथ पोजेसिव एडजेक्टिव मिलेगा तो वो भी क्या होगा, वो भी होगा सिंगुलर। क्या होगा, सिंगुलर। तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ये चीज समझनी है कि यदि दो में से एक का सिलेक्शन करना है तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे, और दो से अधिक में से एक का सिलेक्शन करना है तो ये वर्ड यूज करेंगे। और ये दोनों के लिए इनके साथ हमेशा नाउन या प्रोनाउन क्या यूज होंगे, प्लूरल होंगे। और इनके साथ जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर होगी। और जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो क्या होगी, वो होगी सिंगुलर। ठीक है, चलो इसके सेंटेंस देखते हैं। आपने इसको देख लिया होगा कैसे कैसे मैंने इसको लिखा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने नोट्स खुद प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि कौन सा वर्ड दो में से एक के लिए है और कौन सा वर्ड दो से अधिक में से एक के लिए है। भाई हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लो मैंने एग्जाम्पल्स लिखा, इंडिया इज वन ऑफ द थिकली, ठीक है, वन ऑफ द थिकली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। मैंने पहला एग्जाम्पल लिख दिया। पहला एग्जाम्पल क्या लिखा है, इंडिया इज वन ऑफ द थिकली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। एक मैंने लिखा, नन ऑफ दीज टू बॉयज। भाई आपको हमेशा याद रखना है जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं वो कहाँ पे, मतलब दो में से एक के लिए है या दो से अधिक में से एक के लिए, निगेटिव सेंस है या पॉजिटिव सेंस है। ठीक है, तो नन ऑफ दीज टू बॉयज इज डूइंग एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग। नन ऑफ दीज टू बॉयज इज डूइंग एनीथिंग, और एनीथिंग और कुछ ऐड कर लेते हैं, एट होम, मतलब घर पर। भाई कोई नन ऑफ दीज टू बॉयज, जो ये दो लड़के हैं वो कुछ नहीं करते घर पर। ठीक है, दो सेंटेंस मैंने लिखे, तो मैं इससे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो क्लियर करता हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने इधर जो वर्ड लिखे थे आइदर ऑफ नाइदर ऑफ लिखे थे, वो मैंने क्या बताए थे, यदि दो में से एक का सिलेक्शन करना हो, दो में से एक का, तो यहाँ क्या लिखा है, टू बॉयज। जब यहाँ टू बॉयज लिखा है तो जब ये दो है तो दो में से एक का सिलेक्शन करना है। तो जब दो में से एक का सिलेक्शन करना है तो नन ऑफ तो नहीं आएगा। क्यों, नन ऑफ आता है जब दो से ज़्यादा में से एक का सिलेक्शन करना होता है। लेकिन यहाँ मैंने लिखा है सिर्फ टू बॉयज, दो लड़के, तो जब दो लड़कों में से किसका सिलेक्शन करना, एक का, तो यहाँ क्या आएगा, नाइदर ऑफ। यदि ये क्या होता,
नन ऑफ ना होता, निगेटिव फॉर्म ना होती, निगेटिव सेंस ना होती, तो फिर यूज करते आइदर ऑफ। समझ में आ गया? मैंने क्या बताया था आपको, सिर्फ सेंटेंस पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने आप यहाँ पे देखा कि ये 2 बॉयज है, 2 लड़के हैं। जब 2 लड़के हैं, 2 में से एक का सिलेक्शन करना है तो यूज करेंगे नाइदर ऑफ। समझ आ गया? चलो अब देखो, इंडिया इज वन ऑफ, आ गया वन ऑफ, वन ऑफ आ गया। द थिकली पॉपुलेटेड, अब जो ये है थिकली, ये क्या है? एडजेक्टिव ही तो है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के बाद जो ये कंट्री है, ये क्या है? नाउन। भाई मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया था कि जो नाउन होता है, नाउन, नाउन से पहले क्या यूज करते हैं हम? एडजेक्टिव ही तो यूज करते हैं। तो जब द थिकली पॉपुलेटेड लिखा है तो ये एडजेक्टिव है, तो कंट्री तो नाउन होता है, कंट्री नाउन है इन द वर्ल्ड। तो इस सेंटेंस में क्या लिखा है भाई? वन ऑफ यूज किया है, वन ऑफ। क्या यूज किया है? वन ऑफ। मैंने क्या बताया था, कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आए तो उसके साथ जो नाउन होगा, जो नाउन होगा वो हमेशा कैसा होगा? वो हमेशा होगा प्लूरल। तो प्लूरल होगा तो इसका मतलब ये कंट्री तो आएगा नहीं, क्या आएगा? ये आएगा कंट्रीज। इसकी क्या हुई? प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। तो 2 सेंटेंस मैंने लिखे थे, आपको बहुत अच्छे से समझाए कि कहाँ पे आपको याद रखना है। जो वर्ड्स याद है, याद करने हैं, ये वर्ड्स आपको ये याद रखने हैं कि भाई 2 में से एक का सिलेक्शन करना है तो आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। 2 से अधिक में से सिलेक्शन करना है तो एनी ऑफ, एनी वन ऑफ, ठीक है, एवरी वन ऑफ या नन ऑफ, ये यूज करेंगे। यदि 2 या 2 में से अधिक में से एक का सिलेक्शन करना है तो ईच ऑफ, वन ऑफ यूज करेंगे। उनके साथ हमेशा जो वर्ब है वो तो सिंगुलर यूज होगी। अब देखो वर्ब यहाँ पे क्या यूज हुई है? सिंगुलर यूज हुई है। और यहाँ पे वर्ब क्या कैसी यूज हुई है? सिंगुलर। तो मतलब वर्ब तो हमेशा सिंगुलर यूज होगी, लेकिन इसके साथ जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, और जो इसके साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो भी क्या यूज होगा? वो भी सिंगुलर यूज होगा। ठीक है, तो ये था आपका नंबर 6 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ये आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की तरफ को। नेक्स्ट टाइप कौन सा है? नेक्स्ट टाइप है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और वो जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। मतलब अब कौन से टाइप, कौन सा आ गया? ये आ गया 7। 7 में क्या आ गया? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव, या तो हम इसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। क्यों? कहीं पे तो ये प्रोनाउन का काम करेगा तो कहीं पे ये एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। भाई हमारे पास इंटेरोगेटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं? भाई हमारे पास एक तो डब्लू फैमिली होती है, मतलब जो डब्लू वाले होते हैं, और एक होते हैं एच फैमिली, एच जो एच से स्टार्ट होते हैं। इसमें इंटेरोगेटिव जो प्रोनाउन है, इसमें जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोनाउन होंगे वो मैं आपको समझाऊंगा, जो एग्जाम में आते हैं बहुत अच्छे से, तो आपको बड़े ध्यान से देखना है। भाई डब्लू फैमिली में कौन कौन से प्रोनाउन आ सकते हैं? हु आ सकता है, हुम, हुज आ सकता है, विच आता है, वेयर आता है, व्हेन आता है। ठीक है, हु, हुम, हुज, विच, वेयर, व्हेन, वोट भी आता है। और क्या बचा? ये आगे हु, हुम, हुज, विच, वेयर, व्हेन, वोट, ये आते हैं। और एक वर्ड और होता है वाई, एक वर्ड होता है वाई, ये भी तो डब्लू फैमिली में होता है। तो ये है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। मैंने एक वर्ड लिखा है एडजेक्टिव, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। सिर्फ आपको ये समझना है कि कहाँ पे वो प्रोनाउन है और कहाँ पे वो एडजेक्टिव है। ठीक है, आ गया। तो अब देखते हैं डब्लू फैमिली में क्या आ सकता है। हाउ आ सकता है, हाउ लॉन्ग आ सकता है। ठीक है भाई, जब डब्लू फैमिली के है तो एच फैमिली के है तो एच से स्टार्ट हो गए, तो हाउ मच आ सकता है या हाउ मैनी आ सकता है। ठीक है,
तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे हम उसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि डब्ल्यू फैमिली हो या एच फैमिली हो। तो डब्ल्यू फैमिली वाले समझ में आ गए आपके कौन कौन से हैं, और एच फैमिली वाले आ गए कौन कौन से इंटेरोगेटिव प्रोनाउन या इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। इसमें जो आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगा, एक तो ये मिलेगा कि इसमें डिफरेंस क्या होता है, हाउ मच और हाउ मैनी में क्या डिफरेंस होता है। एक हु का काफ़ी आता है, हुम का आता है और विच का आता है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा आते हैं, हु हुम विच, ठीक है। आपको ये देखना है हु कहाँ यूज करेंगे, हुम कहाँ यूज करेंगे और विच कहाँ यूज करेंगे। जो हु, ठीक है, जो हु होता है ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह भी काम करता है, और जो हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे प्रोनाउन का, रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी काम करता है। तो आपको समझना है कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में किस तरह काम कर रहा है और रिलेटिव प्रोनाउन में किस तरह से काम करेगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए आपको एक बार कि डब्ल्यू फैमिली वाले कौन से हैं और एच फैमिली वाले कौन से हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जो इसमें इम्पोर्टेंट होंगे हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने इधर लिखा था एक तो हाउ मच और एक हाउ मैनी। तो मतलब हम हाउ मच और हाउ मैनी पढ़ेंगे कि भाई हाउ मच क्या है और हाउ मैनी क्या है, हाउ मच और हाउ मैनी किस लिए यूज़ कर रहे हैं। अब ये देखिए, जो हाउ मच होता है ये तो क्वांटिटी के लिए यूज़ करते हैं। क्वांटिटी मतलब मात्रा, मात्रा क्या होगी, जो अनकाउंटेबल होगी। और जो ये यूज़ होगा किसी नंबर के लिए। नंबर मतलब संख्या, जिसको हम काउंट कर सकते हो। मतलब ये जो वर्ड यूज़ होंगे अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होंगे, और जो ये वर्ड यूज़ होंगे वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होंगे, ठीक है, काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होंगे। तो आपको ये याद रखने हैं कि क्वांटिटी मात्रा के लिए हाउ मच यूज़ करेंगे, और काउंटेबल नाउन के लिए मैनी, हाउ मैनी यूज़ करेंगे। तो आपको बस ये डिफरेंस याद रखना है कि कौन सा आप काउंटेबल है, कौन सा वर्ड आप काउंटेबल के लिए यूज़ कर रहे हैं और कौन सा वर्ड अनकाउंटेबल के लिए यूज़ कर रहे हैं। चलो देखते हैं। मान लो मैंने लिखा कि हाउ मच, भाई हाउ मच लिखा मैंने, हाउ मच रुपीज़ डिड यू अर्न टुडे, मतलब कितना पैसा आज तुमने कमाया, ठीक है, सिंपल सा लिखा है मैंने। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या लिखा है कि कितना पैसा, रुपीज़ बताओ, ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? भाई काउंटेबल है, रुपीज़ को हम काउंट कर सकते हैं। तो जब हम रुपीज़ को काउंट कर सकते हैं तो ये चला गया काउंटेबल नाउन में, और जब ये काउंटेबल नाउन में चला गया तो क्या यूज़ करेंगे हाउ मैनी। तो इसलिए मच ना यूज़ करके हम यूज़ करेंगे मैनी, हाउ मैनी रुपीज़ डिड यू अर्न टुडे। सिंपल है। मान लो किसी कारण यहाँ पे वाटर की बात कर दे या मिल्क की बात कर दे, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हाउ मच यूज करेंगे। तो ये छोटा सा डिफरेंस था कि हाउ मच और हाउ मैनी में क्या डिफरेंस होता है। और हाउ मच जो है वो क्वांटिटी मतलब अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, मात्रा होती है इसमें, और जो हाउ मैनी होती है वो संख्या होती है, मतलब काउंटेबल नाउन होता है। तो इसको काउंट कर सकते हैं तो हाउ मैनी यूज़ करना होता है। आपके जो सेंटेंस है बिल्कुल सेम आते हैं, सिर्फ आपको सेंटेंस ये देखना है कि उस चीज़ को आप काउंट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। काउंट कर सकते हो तो हाउ मैनी, और नहीं काउंट कर सकते हो तो हाउ मच। चलो अब एक काम करते हैं, अब देखते हैं हु और विच क्या होता है। भाई हु और विच के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। मैंने बताया था ना डब्ल्यू फैमिली में हु, हुम, विच ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हु और विच से स्टार्ट करते हैं। भाई मैंने बात की हु की, ये हु क्या होता है? हु बेसिकली किस लिए यूज़ करते हैं हम? भाई हु करते हैं टू नो द आइडेंटिटी, मतलब किसी की आइडेंटिटी को पता करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं?
आइडेंटिटी को यूज करने के पता करने के लिए हम यूज करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे आइडेंटिटी पता करने के लिए। और आइडेंटिटी किसकी पता करेंगे भाई? किसी पर्सन की पता करेंगे, इंसान की तो पता करेंगे। तो आइडेंटिटी पता करने के लिए जो हम यूज कर रहे हैं वो हु यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। बहुत बेसिक सा सेंटेंस है, हु आर यू, तुम कौन हो। तो सिंपल सा सेंटेंस है। जब पूछते हैं कि हु आर यू, तुम कौन हो, तो उसकी आइडेंटिटी पता करना चाह रहे हो। तो आइडेंटिटी पता करना चाह रहे हो तो ये क्या है? हु यूज कर लिया। मान लो मैंने लिखा हु इज योर फादर, मतलब तुम्हारे पिता कौन है। तो मतलब तुम्हारे पिता की क्या आइडेंटिटी पता करना चाह रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज कर लिया? हु यूज कर लिया। या एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, हु रोट द रामायण, मतलब रामायण किसने लिखी। तो पता करने के लिए भाई किसने लिखी, तो सेंटेंस लिख दिया। तो आइडेंटिटी पता करने के लिए कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? आइडेंटिटी का पता करने के लिए हम यूज कर रहे हैं क्या? हु। तो ये जो हु है, ये भाई सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। भाई सब्जेक्ट तो है नहीं इसमें, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, प्लस ये एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का भी काम कर रहा है। तो ये जो हु है, ये सिंपल सा जो मैंने हु लिखा है, तो ये दोनों की तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट का भी और साथ में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का भी यूज कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि जो ये होते हैं, जो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के साथ साथ क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। तो हमने इसमें से क्या किया? इसमें से हमने हु पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे विच। हमारे पास क्या आ गया? अब हमारे पास आया विच, कि भाई विच क्या होता है। अब विच किस लिए यूज़ करते हैं हम, थोड़ा सा विच के बारे में पढ़ेंगे। विच के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव का कैसे पता लगाए। भाई मैंने आपको एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बताया। मान लो कोई आपको नाउन दिखे, क्या दिखे? नाउन। तो नाउन से पहले जो होगा वो एडजेक्टिव यूज होगा, यही तो बताया था स्ट्रक्चर। तो इसी तरीके से मान लो कहीं पे सिंपल विच लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है विच बुक। विच बुक दो लिखे हुए, एक तरफ तो सिंपल विच लिखा हुआ है और एक तरफ लिखा हुआ है विच बुक। मुझे एक बात बताओ, बुक क्या है? बुक है नाउन। बुक क्या है? नाउन है। तो जब नाउन आ गया तो इस नाउन से पहले क्या होगा? भाई नाउन से पहले एडजेक्टिव ही तो होगा। और जब एडजेक्टिव है तो विच यहाँ कैसा काम कर रहा है? वो काम कर रहा है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का। और सिंपल सा विच लिखा हुआ है तो ये क्या है? यह है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आई होप आपको समझ आया होगा कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है और इंटेरोगेटिव क्या होता है। ठीक है, इंटेरोगेटिव नाउन प्रोनाउन क्या होता है और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं हम विच के बारे में पढ़ रहे हैं। तो विच क्या होता है? विच जो होगा, विच किस लिए होगा? बेसिकली किसी चॉइस, मतलब जब हम किसी की चॉइस करेंगे, चॉइस लेंगे, या सिलेक्शन, मतलब चॉइस या सिलेक्शन के लिए यूज़ करेंगे। जब कभी हमें को सिलेक्ट करना है किसी चीज़ को या चॉइस लेनी है तो उस केस में हम विच यूज़ करेंगे। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो दो एग्जाम्पल लिखते हैं स्टार्टिंग में। हु इज द रिचर। ठीक है, सिंपल सा देखेंगे। मैंने यहाँ हु लगाया, हु इज द रिचर ऑफ दीज टू बॉयज। मैंने सिंपल सा सेंटेंस लिखा, सिंपल सा सेंटेंस लिखा, हु इज द रिचर ऑफ दीज टू बॉयज। दूसरा सेंटेंस और देखते हैं साथ में, विच इज द बेस्ट कलर, विच इज द बेस्ट कलर, रेड और वाइट।
सिंपल सा सेंटेंस लिखा मैंने, 2 सेंटेंस लिखे मैंने। पहला लिखा है हु इज द रिचर ऑफ दीज 2 बॉयज, इन दोनों लड़कों में से अमीर कौन ज्यादा है। और दूसरा लिखा विच इज द बेस्ट कलर रेड और वाइट। सिंपल सा है। अब मुझे एक बात बताओ भाई, कलर दिए हैं रेड और वाइट, इसमें से हमें एक सेलेक्ट करना है, एक सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन लेना है, तो विच सही हो गया। मैंने बताया ना कि विच किस लिए यूज होता है, विच यूज होता है किसी भी चॉइस या सिलेक्शन के लिए हम यूज करते हैं विच को, ठीक है। किस लिए यूज करते हैं, किसी भी सिलेक्शन के लिए, सिंपल सा चॉइस या सिलेक्शन के लिए जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे विच। तो इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे भाई, रेड और वाइट में से एक कलर चूज करना है, एक कलर का क्या करना है, सिलेक्शन करना है, तो इसलिए विच सही हो गया। अब देखिए भाई, इसमें से रिचर कौन है, भाई 2 लड़के हैं, 2 लड़कों में से कौन सा रिचर है वो पता करने के लिए भाई, जब पता करेंगे 2 में से एक ही तो रिचर होगा। तो जब एक रिचर होगा, तो जब 2 में से एक का सिलेक्शन कर रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, विच यूज कर सकते हैं। जब इसमें से हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो विच वन भी यूज कर सकते हैं, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, विच भी यूज कर सकते हैं और विच वन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। समझ आया क्या हो रहा है। सिंपल सा था कि इंटेरोगेटिव जो प्रोनाउन जो हम पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि हाउ मच और हाउ मैनी, ये 2 पढ़ने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक इसमें से हु और विच आता है, ये हमको पढ़ना है कि भाई क्यों हु और विच क्यों पढ़ना है, कि आगे जब रिलेटिव प्रोनाउन हम जब पढ़ेंगे तो उसमें भी हमको ये देखना है कि हु कैसे कैसे हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल से 2 सेंटेंस लिखे थे, इसमें तो रेड और वाइट में से एक सेलेक्ट करना था तो इसलिए विच सही हो गया, और इसमें 2 लड़कों में से एक का पता करना था तो इसलिए हु यूज न करके सिंपल सा विच या विच वन यूज करेंगे। ये था आपका टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 मतलब क्या हो गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन या इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये था आपका प्रोनाउन का 7 टाइप। अब चलते हैं लास्ट टाइप की तरफ। लास्ट टाइप क्या कहता है, लास्ट कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, हमको समझना है इसको अच्छे से कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है भाई। बेसिकली कुछ वर्ड्स होंगे जो यूज होंगे टू कंबाइन द 2 क्लोजेस, मतलब वर्ड्स जो ये वर्ड्स होंगे यूज्ड, जो यूज होंगे टू कंबाइन करने के लिए यूज करेंगे 2 क्लोजेस, मतलब 2 क्लोजेस को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक है। तो हम रिलेटिव प्रोनाउन में सबसे पहला नंबर पढ़ेंगे हु, जो कि हमने अभी भाई रिलेटिव प्रोनाउन अभी हमने किस में पढ़ा है, एक तो पढ़ा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर, अभी पढ़ा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, और दूसरा ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, ठीक है। तो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन में टाइप नंबर 1 पढ़ेंगे हम हु। भाई हु का कैसे यूज करेंगे, वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह भी कार्य कर रहा है और रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी काम करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हु होगा वो बेसिकली कब होगा, एज ए रिलेटिव प्रोनाउन कब यूज करेंगे, जब वो कभी मतलब एंटीसीडेंट के लिए जब यूज करेंगे। भाई रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज होता है वो हमेशा एंटीसीडेंट के बाद यूज होता है, मतलब पूर्ववर्ती जिसको हम बोलते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन मैंने बता दिया 2 क्लोजेस को ऐड करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। मान लो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हु हेल्प्ड देम, कि उनकी किसने सहायता करी। मैंने सिंपल से लिखा आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हु हेल्प्ड देम, ठीक है। एक सेंटेंस मैंने लिखा, एक और लिखते, आई डोंट नो, आई डोंट नो द मैन। अब मैंने मैन लिख दिया, स्पेसिफाई कर दिया।
हु हेल्प्ड देम। मैंने सेम सेंटेंस लिखा है, दोनों में हु यूज किया है और इसमें इंसिडेंट यूज किया है मैंने द मैन। इससे पहले इंसिडेंट होता है पूर्ववर्ती, मतलब यहाँ पे हु यूज किया है और एक यहाँ पे हु यूज किया है। इससे पहले कोई इंसिडेंट, कोई नाउन है नहीं है ऊपर वाले में। भाई ये मैंने द मैन यूज किया है तो ये नाउन है, ठीक है। तो हु से पहले जब इंसिडेंट यूज हो रहा है, ठीक है, तो ये कैसे वर्ड यूज, हु यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, तो इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन। ये कैसे काम कर रहा है, ये काम कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। समझ में आ गया। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जब कभी हु से पहले रिलेटिव प्रोनाउन कोई इंसिडेंट दे देगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा था। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली टू क्लोज को जोड़ने के लिए हम यूज कर रहे हैं। जैसे इसमें भी दो क्लोज है, कौन कौन सी, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हेल्प देम। भाई इसमें भी एक वर्ब दी है, इसमें भी एक वर्ब दी है। नो मतलब जानना, हेल्प मतलब सहायता करना। तो जिसमें दो वर्ब दी है और उसके बीच में हमने क्या यूज किया, हु का मतलब कौन, तो कौन है तो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह हम यूज कर रहे हैं। तो दोनों तरह से यूज करेंगे, हु को इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह भी और रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी हम यूज करेंगे। सिर्फ आपको ये देखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 3 वर्ड हम पढ़ते हैं, एक तो हु पढ़ते हैं, एक हुम पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं हुज, ठीक है। 3 वर्ड होते हैं, हु, हुम, हुज। जो हु होता है वो बेसिकली कैसे काम करता है, एक्ट्स एज सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट की तरह काम करता है हु। और ये एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट, मतलब जो हुम होता है ये एज ए ऑब्जेक्ट काम करता है। और जो हुज होता है वे एक्ट्स एज पोजेसिव एडजेक्टिव, कैसा, पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है। और इसके साथ हमको एक एंटीसीडेंट मिलेगा, एंटीसीडेंट मतलब पूर्ववर्ती मिलेगा। और वो कैसा होगा, लिविंग मतलब जीवित, ठीक है। मतलब लिविंग थिंग्स, आपको इसमें लिविंग बीइंग मिलेगी, ह्यूमन बीइंग मिलेगी। एक तरह से यदि मैं बात करूं तो इसमें ह्यूमन बीइंग मिलेगी आपको देखने को। तो उस केस में आपको हु जो है एज ए सब्जेक्ट काम करेगा, हुम जो है एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा, जो हुज है वो एज ए पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करेगा, ठीक है। चलो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इन तीनों को आपने समझ लिया होगा, हु क्या है सब्जेक्ट की तरह, हुम क्या है ऑब्जेक्ट की तरह और हुज क्या है एक पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह। मान लो मैंने एग्जांपल लिखा, आई नो, मैं जानता हूँ, ए बॉय एक लड़के को, हु इज इंटेलिजेंट, जो इंटेलिजेंट है। सिंपल सा सेंटेंस लिखा मैंने। क्या लिखा, मैंने लिखा कि आई नो ए मैन हु इज इंटेलिजेंट। अब इसमें एक बात बताओ, नो है मेन वर्ब है, क्या है ये एक मेन वर्ब है। तो इसमें सिंपल सा मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, हु यूज किया है। तो हु यूज करने के बाद ये एज ए सब्जेक्ट काम कर रहे हैं यहाँ पे, और एज ए रिलेटिव प्रोनाउन ये क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, ठीक है। तो हु जो है, हु किस लिए यूज हो रहा है भाई, हु एज ए सब्जेक्ट काम करेगा। मैंने अभी बताया ना कि जो हु है वो एज ए सब्जेक्ट काम करेगा, हुम जो है वो एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा, हुज एक पोजेसिव एडजेक्टिव। आपको जो स्टार्टिंग की हमारी प्रोनाउन की क्लास हुई थी, मैंने उसमें आपको पोजेसिव एडजेक्टिव बहुत अच्छे से बताया था। उसमें पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन, तो आप उसको जरूर याद करें। बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ पोजेसिव एडजेक्टिव, क्या यूज कर रहा हूँ, पोजेसिव एडजेक्टिव। तो आपको याद रहने चाहिए। मान लो मैं पूछूं कि आई क्या है, जैसे सब्जेक्ट, इसका पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई, और मैं इसी के पोजेसिव प्रोनाउन की बात करूं तो वो होगा माइन। तो बार बार मैं वर्ड यूज करता हूं पोजेसिव एडजेक्टिव। तो आपको याद होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट का जो है पोजेसिव एडजेक्टिव कौन सा होता है, ठीक है। चलो अब जैसे कि हमने हु पढ़ा, अब थोड़ा सा डिफरेंस होता है हु और हुम में।
भाई हु और हुम और विच हम तीन देख रहे थे, तो हम पढ़ते हैं हु और हुम होता क्या है। भाई मान लो हमारे पास एक तो ये दे दी, ये क्या है, हमारे पास कोई क्लोज है, और उसके बाद मैंने या तो यहाँ हु यूज़ करेंगे हम या हुम, भाई यही तो वर्ड यूज़ करेंगे, और उसके बाद हमको एक क्लोज और दे दी, ठीक है, दो क्लोज दे दी, और दो क्लोज को जोड़ने के लिए ही हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हु या हुम यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपल सा याद रखना है, मान लो हु यूज़ हुआ या हुम यूज़ हुआ, तो उसके बाद क्या होगा, भाई हु है, जो हु है, हु एज ए सब्जेक्ट, मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, जो हु है एज ए सब्जेक्ट काम करेगा। जब एज ए सब्जेक्ट काम करेगा तो उसके बाद वर्ब आएगी, तो जब भी हु आएगा तो हु के बाद जो होगा वो वर्ब से शुरू होगा। किससे होगा, वर्ब से शुरू होगा सेंटेंस, मतलब हु के बाद एकदम वर्ब आएगी। और यदि हुम है, भाई हुम है, तो हुम के बाद कोई सब्जेक्ट आ सकता है, क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो आपको ये देखना है, मान लो कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और उसके बाद ये देखना है, मान लो कहीं पे भी आपको ये दिखाई दे हु या हुम, तो बस आपको कुछ नहीं करना, ये देखना है कि उसके एग्जैक्ट बाद क्या दिया हुआ है। यदि उसके बाद वर्ब दी है तो 100% उससे पहले हु आएगा, यदि उसके बाद कोई सब्जेक्ट दिया है तो उसके बाद क्या आएगा, उससे पहले सब्जेक्ट दिया है तो उससे पहले हुम आएगा। देखो एक एग्जाम्पल से समझते तब समझ आएगा आपको। मान लो मैंने एग्जाम्पल लिखा, आई नो, मैं जानता हूँ, द बॉय, आई नो द बॉय हु यू बीट यस्टरडे। सिंपल सा लिखा सेंटेंस, मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने तुम्हें कल पीटा था, सिंपल सा है। तो अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बताया कि जो हु है वो बीच में आ गया, जब बीच में आ गया तो हमको इसके एकदम बाद देखना है, क्या है भाई, यू दिया है, यू तो एक सब्जेक्ट होता है, भाई सब्जेक्ट आता है, तो जब सब्जेक्ट आ गया तो सब्जेक्ट जब आ गया, सब्जेक्ट से तो पहले हुम आना चाहिए था। क्यों भाई, जब कभी भी सेंटेंस में आपको हु देखने को मिले, क्या देखने को मिले, हु, तो हु के बाद हमेशा क्या आएगी, वर्ब आएगी। और यदि हुम आ गया तो हुम के बाद आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट। तो जब यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, हुम आएगा। तो इसलिए इस सेंटेंस के अंदर हु यूज न करके हम यूज करेंगे हुम। फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है हु और हुम। आपको सिंपल सी याद रखनी है कि हु कहाँ यूज करते हैं और हुम कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने 3 वर्ड आपको बताए थे, एक हुम, एक तो हु, एक हुम और एक विच। अब हु बता दिया मैंने आपको, हु कहाँ यूज हो रहे हैं, ये तो आइडेंटिटी पता करने के लिए यूज हो रहा है या दो क्लोज को जोड़ने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अब पढ़ते हैं विच। ये विच क्या होता है भाई, विच कहाँ पे यूज करेंगे हम, विच भी क्या है, विच जो है वो कैसे काम करता है, एक्ट्स एज ए सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है। जैसे हु जो था वो तो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था, हुम था वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था, लेकिन जो ये विच है, जो ये विच मिलेगा आपको, ये कैसे काम करेगा, ये सब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है। जो हमने हु और हुम पढ़ा, उसके साथ जो हमने एंटीसीडेंट मतलब जो पूर्ववर्ती पढ़े थे, अनुवर्ती, उसके साथ क्या यूज किया था, लिविंग बीइंग। इसके साथ नॉन लिविंग यूज होगा, नॉन लिविंग यूज होगा। याद रखने के लिए छोटा सा तरीका है कि जब कभी भी लिविंग बीइंग है तो हु और हुम, और विच आता है तो नॉन लिविंग। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मैंने एग्जाम्पल लिखा, आई हैव ए पेन, I have a pen who is very costly। सिंपल सा सेंटेंस लिखा मैंने। अब मुझे एक बात बताओ, अब ये क्या है, पेन है, पेन है तो क्या है, नॉन लिविंग है, क्या है, नॉन लिविंग है। और जब नॉन लिविंग है
तो उसके बाद क्या यूज होगा, विच। तो इसका मतलब हु ना आके क्या यूज होगा, विच। तो आपको ये याद रखना है कि हु या हुम कहाँ यूज कर रहे हैं और विच हम कहाँ यूज कर रहे हैं। तो सिंपल सा था। इसमें हमने रिलेटिव प्रोनाउन में सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया था, एक तो हु पढ़ेंगे, हुम पढ़ेंगे और विच पढ़ेंगे। तो तीनों के बारे में हमने एक एक करके पढ़ा कि हु कहाँ यूज हो रहा है, होम कहाँ यूज हो रहा है और विच कहाँ यूज हो रहा है। तो जो विच है, विच सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों की तरह काम करता है और जो इसका एंटीसीडेंट आएगा वो नॉन लिविंग आएगा। ठीक है, तो नॉन लिविंग के कारण सेंटेंस ऐसे दे देगा। भाई सेंटेंस कैसे देगा, मान लो एग्जाम है आपका, एग्जाम में ऐसे दे देगा आई हैव ए पेन, ये दे देगा सिंपल सा, आई हैव ए पेन, बीच में स्पेस दे देगा, नीचे चार दे देगा, हु, विच, दैट या हुम, ये 4 ऑप्शन दे देगा। पूछेगा कि इसमें से कौन सा सही है। आई हैव ए पेन, तो आपको सिंपल सा क्या है, सिर्फ ये एक पेन देखना है, एक पेन देखना है। पेन क्या है, नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग है तो इसका किस लिए यूज हो गया, विच यूज हो गया। तो ये था सिंपल सा आपका रिलेटिव प्रोनाउन में हु, हुम और विच। ठीक है, अब आगे और देखते हैं इसमें कि कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम। अब अभी तक हमने जितने भी मतलब टाइप्स पढ़े हैं नाउन के, तो आपको बहुत अच्छे से उसको कवर करना है। ये देखना है कि कौन कौन सा वर्ड और सारे रूल्स याद करने ना प्रोनाउन से रिलेटेड। एक ठीक है, तो समझ आ गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अभी जैसे हु, हुम और हुज पढ़ा है, तो अब पढ़ेंगे यूज ऑफ दैट। क्या पढ़ेंगे, दैट का यूज, कि रिलेटिव प्रोनाउन में दैट कैसे यूज होता है। हमने एक बात, मैंने जब कंजक्शन उसमें पढ़ाई थी 4th सेमेस्टर बीटीसी के, उसमें मैंने बताया था जो दैट होता है वो एज ए कंजंक्शन भी काम करता है, एज ए कंजंक्शन भी काम करता है दैट, और एज ए रिलेटिव प्रोनाउन भी काम करेगा। सिंपल सा है, बस जब हम रिलेटिव प्रोनाउन में दैट यूज़ कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि वो एज ए रिलेटिव प्रोनाउन भी काम करेगा और एज ए कंजंक्शन भी काम करेगा। जहाँ पे जब हम कंजंक्शन में कर रहे थे इसका यूज़, तो वहाँ पे की उसका मीनिंग आता था। हिंदी में जो उसका मीनिंग आता था वो की आता था। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस सिंपल सा लिखता था कि आई एम श्योर दैट ही विल क्लियर द एग्ज़ाम, मतलब मैं श्योर था कि वह एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा। सिंपल सा मैंने यहाँ पे ये दैट यूज़ किया है, दैट यूज़ किया की के लिए एज ए कंजंक्शन। तो एज ए कंजंक्शन जब दैट यूज़ करते हैं तो की का मीनिंग देता है, यहाँ पे 2 क्लोज है, आई एम श्योर ही विल क्लियर द एग्ज़ाम। तो जो दैट है वो एज ए कंजंक्शन भी काम करता है और एज ए रिलेटिव प्रोनाउन भी काम करता है। ठीक है, अब चलते हैं भाई, जब ये एज ए रिलेटिव प्रोनाउन काम करेगा तो किसी न किसी के लिए तो यूज होगा। तो सबसे पहले मान लो कहीं पे भी आपको कोई एनिमल की बात करे, एनिमल की बात आ जाए या कभी बर्ड्स की बात आ जाए, किसकी, एनिमल्स की बात आ जाए या बर्ड्स की बात आ जाए, तो उस केस में दैट यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। मान लो मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ, आई हैव ए काउ, मतलब मैं एक गाय रखता हूँ, दैट जो गिव्स, जो देती है, अस हमें मिल्क, दूध, जो हमें दूध देती है। अब मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे दैट, और दैट का यहाँ मीनिंग आया जो। समझ आ गया, डिफरेंस पता लग गया कि जब दैट कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है तो की का मीनिंग निकाल रहा है, और जब एज ए रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है तो मीनिंग दे रहा है जो का। आई हैव ए काउ, मतलब मैं एक गाय रखता हूँ जो हमें दूध देती है। तो कभी किसी एनिमल्स या बर्ड की बात आएगी तो आपको क्या याद रखना है, वहाँ पे यूज़ करना है दैट का एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यूज़ होंगे वही मैं आपको बताऊंगा दैट के लिए।
इन द पर्सपेक्टिव ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के पर्सपेक्टिव में जो उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यूज़ होगा वही हम डिस्कस करेंगे। दूसरा यूज़ ऑफ दैट क्या होता है, कभी भी आपको सेंटेंस के अंदर सुपरलेटिव डिग्री दिखे, कौन सी डिग्री दिखे, सुपरलेटिव डिग्री, तो उसके साथ भी हम दैट यूज़ करते हैं। मान लो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, देखते हैं क्या बोलता है सुपरलेटिव डिग्री। दिस इज़ द बेस्ट बुक, मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, बेस्ट। बेस्ट क्या होता है, एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। दिस इज़ द बेस्ट बुक विच आई हैव एवर परचेज्ड, मतलब जितनी किताबें मैंने अभी तक खरीदी है ना उसमें ये सबसे बेस्ट बुक है। मैंने एक चीज़ बताई थी, अभी हमने हु, हुम और विच पढ़ा। अब देखा जाए तो यहाँ पे विच लगा है, विच लगा है तो विच से पहले क्या है, बुक। बुक क्या है, बुक है तो नाउन, लेकिन ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है। तो यदि एक चीज़ देखी जाए तो नॉन लिविंग के साथ विच यूज कर सकते हैं। मैंने अभी अभी रूल पढ़ाया है कि भाई जो विच होता है, विच किसके लिए यूज होता है, नॉन लिविंग के, नॉन लिविंग के लिए। तो देखा जाए आप ये भी बोल सकते हो कि सर यहाँ पे तो विच भी यूज हो सकता है क्योंकि यहाँ बुक है, बुक है नॉन लिविंग है तो उसके साथ विच यूज कर सकते हैं। नहीं, क्या, क्यों, जब कभी भी आपको सेंटेंस के अंदर क्या दिखे, सुपरलेटिव डिग्री, इसमें जो बेस्ट है ये है सुपरलेटिव डिग्री। तो जब कभी भी सेंटेंस के अंदर आपको क्या दिखे, सुपरलेटिव डिग्री दिखे, तो वहाँ पे क्या यूज़ करना है, सुपरलेटिव डिग्री यूज आएगी तो वहाँ पे यूज़ होगा दैट। ठीक है, सिंपल सा है। क्या बताया मैंने, कभी भी सेंटेंस के अंदर आपको सुपरलेटिव दिखेगा, सुपरलेटिव डिग्री दिखेगी तो वो हमेशा आपको दैट यूज़ करना है। ठीक है, तो ये दो इम्पोर्टेंट थे जो आपको समझने हैं कि एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यदि दैट यूज़ कर रहे हैं हम तो किस केस में होगा। ठीक है, तो एक बताया मैंने, कभी भी कुछ मतलब एनिमल या कुछ बर्ड्स आ गई, या कभी कंट्री, एक तरह से कंट्री के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम, पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो यही है। कौन कौन से, एक तो मतलब एनिमल्स के लिए या बर्ड्स के लिए, या फिर दूसरा जो मैंने बताया आपको सुपरलेटिव डिग्री के लिए। ठीक है, अब इसी में पढ़ते हैं, जैसे यूज़ ऑफ दैट पढ़ा है तो हम यूज़ ऑफ द सेम पढ़ते हैं। ये इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, द सेम। तो जो द सेम है, हम द सेम के साथ एक वर्ड तो यूज़ करते हैं एज। ठीक है, द सेम के साथ एक तो वर्ड यूज़ करते हैं एज और एक वर्ड यूज़ करते हैं दैट। अब ये कैसे यूज़ करेंगे, जब कभी भी हमें कुछ समानता बतानी हो, मतलब समानता बताने के लिए, जब कभी भी समानता बताने की बात आएगी तो उस केस में हमें एज यूज़ करना है। और जब कभी हमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, जब हमें कोई यूज़ करना है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे दैट। दैट कहाँ यूज़ करेंगे भाई, इन प्लेस ऑफ विच, मतलब विच के स्थान पे या हु के स्थान पे हम दैट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है, द सेम यदि कहीं दिखे तो उसके साथ एज यूज कर सकते हैं और दैट यूज़ कर सकते हैं। एज आएगा तो समानता बताने के लिए आएगा, और मतलब दैट यूज़ होगा तो किस लिए, एज ए रिलेटिव, मतलब हु या विच की जगह यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब जो या द सेम है ये एक तरह से समानता बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं और एज ए रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। जब समानता बताएंगे तो वहाँ पे द सेम यूज हो ही रहा है, और जब एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो द सेम के बाद दैट यूज करें। सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक बात याद रखनी है, द सेम यदि आपको कहीं वर्ड दिखे, द सेम यदि समानता बता रहा है तो दैट नहीं आएगा, और समानता नहीं बता रहा है तो उसके साथ आगे दैट आएगा। ठीक है,
एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मैंने कहा माई पेन इज द सेम लाइक योर्स, मतलब जो मेरा पेन है ना वो तुम्हारी तरह दिखता है। लाइक द सेम लगाया और सिंपल लाइक आ गया। लाइक मतलब समानता बता रहे, तुम्हारे जैसा दिख रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारे जैसा दिख रहा है तो समानता बता रहा है, तो सिंपल द सेम आ गया। ठीक है, तो इसके साथ हमने दैट यूज नहीं किया। मान लो मैं लिख दूं दिस इज द सेम बुक, भाई मैंने यूज हमको किसका बताना है, द सेम का। तो दिस इज द सेम बुक विच आई हैड सीन, जो मैंने देखी थी इन द फेयर, मेले में। मतलब यह वही किताब है जो मैंने किस में देखी थी, मेले में देखी थी। और मैं अब एक बात बताऊं, मैंने क्या बताया था, जब कभी समानता बताना है तो सिंपल सा द सेम आ गया, लेकिन जब समानता नहीं बता रहा, द सेम वर्ड यूज हुआ, तो यहाँ पे ये विच दे दिया, जो कि नहीं आएगा। क्यों, यो एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है, तो क्या वर्ड आएगा, दैट वर्ड आएगा। ठीक है, तो आपको ये छोटी छोटी सी चीज याद रखनी है कि कहाँ पे हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं। तो ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन में जो हमने पढ़ा है, द सेम, हु, हुम, हुज, विच। ठीक है, द सेम पढ़ लिया, द सेम के बारे में सिंपल सी चीजें मैंने आपको बताई। अब एक लास्ट बचता है इसमें रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर, और उसके बाद आपका जो ये प्रोनाउन का जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आप अपनी मतलब प्रैक्टिस करके देखिए प्रोनाउन से रिलेटेड, उसके बाद हमको बताइए। अब लास्ट बचा है, लास्ट पढ़ेंगे हम यूज ऑफ सच। ठीक है, यूज ऑफ सच पढ़ेंगे। सच जो होता है इसका मीनिंग होता है ऐसा, ऐसा या ऐसे। कभी भी ऐसा या ऐसे के लिए मीनिंग के लिए हम यूज करेंगे सच। ठीक है, इसके साथ भी वही केस है, इसके साथ भी दैट यूज कर सकते हैं और इसके साथ भी एज यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब हम एज यूज करेंगे तो वो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ यूज करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन के लिए यूज करेंगे, मतलब जो मीनिंग कैसा देगा, जो मीनिंग देगा जो का या जिसे का। जब कभी भी जो या जिसे का मीनिंग दिखे तो वहाँ पे सच जो है रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। लेकिन जब दैट का प्रयोग करेंगे, जब दैट का यूज करेंगे, वो कंजंक्शन में करेंगे। ठीक है, किस में करेंगे, कंजंक्शन में। समझ आ गया? तो सिंपल सी चीज याद रखनी है, यदि कहीं रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है, सच आ रहा है, तो सच के साथ हमें क्या यूज करना है, एज यूज करना है। तो एक इसका एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये सच के साथ एज कैसे आएगा। ठीक है, उसके बाद जो प्रोनाउन का आपका जो टॉपिक है वो यहीं पे आपका फिनिश हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। डोंट टॉक मतलब बात मत करो टू सच पर्सन्स, मतलब ऐसे पर्सन्स से बात मत करो हु आर इमोरल, मतलब जो अनैतिक है, इमोरल। ठीक है, समझ में आया? भाई मोरल क्या होता है, नैतिक होता है। नैतिक होता है भाई, इसका जो मीनिंग है वो है नैतिक। ठीक है, आपको याद रखना है नैतिक। तो मैंने सिंपल सा एक सेंटेंस लिखा, डोंट टॉक सच। यहाँ पे मैंने सच यूज किया और सच का ही हम यूज पढ़ रहे हैं। तो डोंट टॉक सच पर्सन्स, ऐसे पर्सन से बात मत करो जो अनैतिक। ये हो गया नैतिक, तो होता है मोरल और ये होता है अनैतिक।
तो जो अनैतिक है, जब यहाँ पे ये सच आ गया है तो इसके साथ भैया तो दैट यूज होना चाहिए था, या यूज होगा एज। जब कोई कंजंक्शन की तरह काम नहीं कर रहा है तो क्या आ जाएगा, जो। भाई मीनिंग तो जो दे रहा है, तो जो दे रहा है तो एज यहाँ पे यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके 8 टाइप ऑफ प्रोनाउन जो हमने पढ़े। ये था लास्ट टाइप रिलेटिव प्रोनाउन, आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। तो जो प्रोनाउन का जो आपका टॉपिक है ये आज यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज होगी आपकी तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। उसके बाद अब आपके इंग्लिश में 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए, एक नाउन का एक प्रोनाउन का। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो एडजेक्टिव की होगी, और एडजेक्टिव की क्लास जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद हम तीनों टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे और साथ में और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, तो चलो फिर एक मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।